कैसे हो सब? वेलकम ऑल टू द चैनल। एज यू ऑल नो फ्रेंड्स कि हमने एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 की सीरीज स्टार्ट करी है। तो आई होप अब तक आप इतना तो समझ ही चुके हो कि अगर एक एम्प्लॉय आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजर्ड होता है या फिर उसकी डेथ होती है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करेगा। क्या हुआ? क्या आप भी यही सोच रहे हो कि ये जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे करी जाती है, क्या इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका है या नहीं? कैसे की जाती है ये कैलकुलेशन? सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 4A। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की। फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 4 हमको ये बताता है कि जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे की जाती है उसको कैलकुलेट करने का क्या मोड है। ये सेक्शन ये कहता है कि जो हम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे करते हैं वो डिपेंड करता है नंबर 1, नेचर ऑफ द इंजरी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट अगर आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, तो जो भी इंजरी हुई है वो किस नेचर की है। Number 2, monthly wages of the employee. Number 3, relevant factors. Under this act, compensation is payable for death, permanent partial disablement, permanent total disablement and temporary disablement. एक बात और, मंथली वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय, ये जो मंथली वेजेस की लिमिट थी ना फ्रेंड्स, पहले थी 8,000 रुपीज़। आफ्टर अमेंडमेंट इस अमाउंट को बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। रेलिवेंट फैक्टर्स, फ्रेंड्स, इस एक्ट के स्केड्यूल 4 में रेलिवेंट फैक्टर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ड्रॉ करा है। तो इसका जो कॉलम 1 है ना, उसमें एज बताई गई है, और जो कॉलम नंबर 2 है इसमें ये जो सभी लिखे हुए हैं ना, ये है रेलिवेंट फैक्टर्स। लेकिन अब एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि जब हम लोग किसी एम्प्लॉय की कंपनसेशन के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, उस वक्त हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन से रेलिवेंट फैक्टर को यूज़ करना है? एग्जाम्पल से समझना। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन है? पिंकू है। ये कौन है? पिंकू है। ये एक फैक्ट्री में एम्प्लॉय था, राइट? तो फ्रेंड्स, इसने ना 15 मार्च 2023 में अपना लास्ट बर्थडे मनाया। अभी तो 2024 में फेब चल रही है, और हुआ क्या, 2 फेब को इसकी डेथ हो गई। तो ये एक्ट ये कहता है कि उसके लास्ट बर्थडे उसने 15 मार्च को मनाया था। लास्ट बर्थडे में वो जितने साल उसने कंप्लीट किए हैं ना, मान लो लास्ट बर्थडे में वो 20 ईयर्स उसके कंप्लीट हो गए थे, तो वो जो कंप्लीटेड ईयर है ना, हम उसको लेंगे। तो कंप्लीटेड ईयर उसका कितने थे? 20। यहाँ पे हम उसका 21 रनिंग ईयर नहीं देखेंगे, कंप्लीटेड कितना था? 20। तो 20 हुई उसकी ये एज। 20 के सामने जितना लिखा हुआ है रेलिवेंट फैक्टर, उसको हम यूज़ करेंगे जब हम इसके कंपनसेशन के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब ये सीखते हैं कि कंपनसेशन के अमाउंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनसेशन फॉर डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी। कहते हैं अगर इंजरी की वजह से किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस दौरान कंपनसेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ना सबसे पहले तो एक एम्प्लॉय की जो मंथली वेजेस हैं उसका हम 50% करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेलिवेंट फैक्टर के साथ। फिर जो अमाउंट आया, हम उसमें से ये देखेंगे कि वो अमाउंट और 1,20,000 इन दोनों में से ग्रेटर क्या है। जो ग्रेटर होगा वो अमाउंट डिपेंडेंट्स को दे दिया जाएगा। आई नो ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो चलिए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये है फ्रेंड्स पिंकू, जो कि एक XYZ फैक्ट्री में ऐसा एम्प्लॉय काम करता था। इसके मंथली वेजेस थे 700 रुपीज़। लेकिन क्या होता है, वाइल वर्किंग ही मेट विद एन एक्सीडेंट, कि जब वो अपने वर्किंग प्लेस में अपने एम्प्लॉयर के अंडर वर्क कर रहा था, तब एक हादसे में इसकी हो जाती है डेथ।
और ये जो उसकी डेथ थी ना वो होती है 13 अक्टूबर 2012 को, और उसका जो बर्थ डेट था वो थी 18 जुलाई 1992। ये हम लोग समझ चुके हैं कि रेलिवेंट फैक्टर में हम वही एज कंसीडर करेंगे जो उसने अपने लास्ट बर्थडे पे जो उसका कंप्लीटेड ईयर ऑफ एज था, है ना। तो इस हिसाब से उसकी 20 ईयर्स ऑफ एज बनती थी। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, हम 50% करेंगे किसका, मंथली वेजेस का। इसकी मंथली वेजेस कितनी थी, 700 इंटू रेलिवेंट फैक्टर। रेलिवेंट फैक्टर उसकी कंप्लीटेड ईयर ऑफ एज क्या थी, 20। तो 20 के आगे कितना रेलिवेंट फैक्टर दिया है उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया, 78,400 रुपीज। इतना समझ में आया। और ये एक्ट ये कहता है कि जितना, देखो हमने जब ये कैलकुलेशन करी ये अमाउंट आया था 78,400 और 1,20,000। तो एक्ट ये बोलता है कि इन दोनों अमाउंट्स में से 1,20,000 तो एक्ट ने दिया ही है, इसके अलावा हमने कैलकुलेशन करके जो अमाउंट निकाली इन दोनों में से विच एवर इज मोर, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज हायर, वो अमाउंट क्या है हम इसके डिपेंडेंस को पे करेंगे। कैलकुलेशन करके बोलो अमाउंट कितना आया था, 78,400 रुपीज और 1,20,000। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1,20,000 है, राइट। तो इट मीन्स इसके ये जो डिपेंडेंट्स हैं इनको कितने रुपीज कंपनसेशन में कितना अमाउंट मिलेगा, इनको मिलेगा 1,20,000 रुपीज ऐसा कंपनसेशन। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 दैट इज कंपनसेशन फॉर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। अब हम यहाँ पर ये समझ के चलेंगे कि ये जो पिंकू है ना इसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया है। मतलब ये कि अब ये कोई भी काम करने के लिए इनकैपेसिटेट हो गया है, ये कोई काम करने के लायक नहीं रहा। तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। हमें पता है इसकी मंथली वेजेस कितनी थी, 700। कंप्लीटेड ईयर ऑफ हिज एज कितने थे, 20। क्लियर। यहाँ पर ना फ्रेंड्स ये बात याद रखने वाली है कि अब हम मंथली वेजेस को 60% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना करेंगे मंथली वेजेस का, 60% करेंगे इनटू रेलिवेंट फैक्टर्स। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद 94,000 समथिंग अमाउंट आ गया। और यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, 1,40,000। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटर क्या है, 1,40,000। तो इट मीन्स इसको कितनी कंपनसेशन दी जाएगी, 1,40,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 94,000 नहीं, यहाँ पर 5 लाख का अमाउंट आता तो मुझे बताओ अब इन दोनों में से कितना अमाउंट इसको मिलेगा ऐसा कंपनसेशन। यस यू ऑल आर राइट। अब इसको यहाँ पर 5 लाख मिलेगा। वाई, बिकॉज 5 लाख और 1,40,000 में से ग्रेटर कौन है, 5 लाख। तो विच एवर इज ग्रेटर वो अमाउंट इसको ऐसा कंपनसेशन मिलेगी। अरे मैम ये सब सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि मंथली वेजेस का 50% करना है, 60% करना है, बट अगर हम एग्जाम में ये भूल गए कि 50% टोटल, नहीं डेथ के केस में था। अरे 1,40,000 किस केस में था। सो डोंट वरी, आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा निमोनिक है। चलिए वो निमोनिक देखते हैं। सो इन केस ऑफ डेथ, ये है पिंकू, है ना, इसकी डेथ हुई तो उसकी जो विडो है ना वो उसकी याद में देखो रो रही है, कहती इनके बिना तो मेरी जिंदगी आधी अधूरी हो गई है, आधी हो गई है। देखो हम हर चीज में 100% को ही कंसीडर करते हैं ना, तो 100 का हाफ क्या है, 50। वो क्या बोल रही है, उसकी जिंदगी आधी अधूरी हो गई है। तो 50 किस केस में आएगा, इन केस ऑफ डेथ। और वो क्या कह रही है, कहती इनके बिना एक भी इसको 20 बोलते हैं ना, 20 को भी समझो, ये भी समझो। कहती इनके बिना एक भी दिन नहीं निकलता। तो समझ गए, इन केस ऑफ डेथ 50% और 1,20,000। नेक्स्ट बात करते हैं इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। अब ये जो पिंकू है ना किसी काम करने के लायक नहीं रहा, बेड पे पड़ा रहता है,
बेड पे पड़ा पड़ा ना ये सठिया गया है यार, हर बात पे चिड़चिड़ करने लग पड़ा है अभी ये। 60 तो 60% क्योंकि ये सठिया गया है। तो इसको क्या सलाह दी जाती है, इसको ये सलाह दी जाती है कि एक काम कर, तू 40, इसको 40 बोलते हैं ना, तो चालीसा, हनुमान जी का चालीसा का पाठ किया कर, चालीसा पढ़ा कर, उससे तेरे को क्या है, इस दर्द से जूझने की हिम्मत मिलेगी। सो आई होप इस छोटे से ट्रिक निमोनिक से आपको ये याद रह जाएगा कि किस केस में हमें 50% लिखना है, किस केस में 60%, कब हमें 1,20,000 देखना है एंड कब हमें 1,40,000 देखना है। दैट इज कंपनसेशन फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये जो पिंकू है ना वो परमानेंट पार्शियल डिसेबल हुआ है। होता फ्रेंड्स ये है कि इसकी जो मंथली वेजेस है ना वो थी 600 रुपीज़। एक्सीडेंट के दौरान इसने अपनी एक आंख खो दी और ये एक्सीडेंट होने से पहले उसका जो लास्ट बर्थडे था ना तब इसने कंप्लीट किए थे 20 इयर्स ऑफ हिज एज। तो पहले तो हमने अभी जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का फॉर्मूला देखा था ना, हम वो लगाएंगे। दैट इज 60% करेंगे किसका, उसकी मंथली वेजेस का इनटू रेलिवेंट फैक्टर। जो अमाउंट आया उस अमाउंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस परसेंटेज के साथ। कौन सी परसेंटेज, ध्यान से सुनना। इसने अपनी एक आंख खोई है ना, और इस एक्ट के स्केड्यूल 1 में ये बताया गया है कि अगर एक एम्प्लॉय की एक आंख चली जाती है तो इट मीन्स उसने 40% अपनी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस कर ली है, मतलब उसकी 40% अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। तो ये टोटल डिसेबलमेंट वाला फार्मूला लगाकर जो अमाउंट आया था उसको अब हम 40% उसका करेंगे और जो अमाउंट आएगा वो उसको कंपनसेशन दी जाएगी। अगर पॉइंट में अभी भी कंफ्यूजन है तो जरा ध्यान से सुनना। सपोज करो उसके एक आंख नहीं, उसकी एक फिंगर कट गई है। क्लियर, जस्ट एग्जाम्पल, मैं ये स्केड्यूल से देखकर नहीं बता रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल। मान के चलो स्केड्यूल में ये लिखा है कि अगर एक फिंगर कट जाती है तो एक बंदे की 10% अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मंथली वेजेस इनटू रेलिवेंट फैक्टर करेंगे 60% के साथ, जो कि हमारा टोटल डिसेबलमेंट का फार्मूला था। वो फार्मूला लगाने के बाद एक उंगली कटने पे क्या कहते हैं, 10% अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई है, तो हम यहाँ पे 10% कर देंगे। 10% करके जो अमाउंट आएगा वो इसको कंपनसेशन दे देंगे। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हुई एक बात, ये तो वो वाली इंजरी थी जो स्केड्यूल में मेंशन थी कि कितने % अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी जी आपकी। लेकिन सपोज करो फ्रेंड्स इसको कोई ऐसी डिसेबलमेंट हो गई है जिससे ये पता ही नहीं चल रहा है यार अब हम क्या करें, इसकी कितनी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई होगी, क्योंकि वो उस बारे में स्केड्यूल में मेंशन ही नहीं है कुछ। तो ऐसे सिनेरियो में ना, ऐसे जस्ट एग्जाम्पल ले लो, इसके 2 फिंगर कटी है और इसके बारे में स्केड्यूल में कुछ नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाएंगे, उसको पूछेंगे कि बताना हमको अगर 2 फिंगर कट जाए तो कितने % अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। मान के चलो उसने बोला 12% रिड्यूस होती है, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 12% कर देंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट की आपको 2 बातें समझ में आई। अब तीसरी बात समझो। सपोज करो इसको ना 3 इंजरीज हो गई, एक नहीं हुई, एक साथ 3 इंजरीज हो गई, और एक की अर्निंग कैपेसिटी, एक से इसके 40% रिड्यूस हुई, एक से 30% रिड्यूस हुई, एक से 10% रिड्यूस हुई, टोटल कितना हो गया 80%। क्लियर, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या है टोटल डिसेबलमेंट वाला फार्मूला लगाते हैं, है ना फ्रेंड्स। मैं कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आपको समझाने के लिए ऐसे कुछ भी बोल रही हूँ अब, ठीक है, बस सिर्फ समझाना है क्योंकि मैंने। तो ये मान लो इसका सबका टोटल बन गया मान लो 5 लाख बन गया, ठीक है जी। तो 5 लाख कितना बना, किस फार्मूले के साथ बना, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट वाले फार्मूले के साथ बना, राइट। अब हमने ये भी करना है साथ में, 80% लगाना है। अब जब हमने 80% लगाया, जस्ट एज्यूम वो बन गया 6 लाख, तो एक्ट क्या कहता है, तुम 6 लाख नहीं दे सकते। वाई, क्योंकि यहाँ पर एक्ट ये बोलता है कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का फॉर्मूला लगाने वक्त जो अमाउंट आ गया
उससे बढ़कर अमाउंट फिर आप नहीं दे सकते। मैक्सिमम बस इतना ही दे सकते हो। अगर ये 80% करके 4 लाख आ जाता आप दे सकते थे, लेकिन 6 लाख आ गया आप नहीं दे सकते, बिकॉज परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के हिसाब से जो अमाउंट आया है उससे एक्सीड अमाउंट आप पे नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 दैट इज कंपनसेशन फॉर टेम्पोररी डिसेबलमेंट। कहते हैं अगर एक एम्प्लॉय को टेम्पोररी डिसेबलमेंट हुई है, फिर चाहे वो टोटल है या फिर पार्शियल है, तो उसको कैसे कंपनसेशन दी जाएगी। सबसे पहले सपोज करो ये जो पिंकू है ना, इसको टेम्पोररी डिसेबलमेंट हुई है। अब इसको कंपनसेशन ना ऐसे दी जाएगी कि इसका जो मंथली वेजेस है ना उसका 25% किया जाएगा। यहाँ पर ना फ्रेंड्स कंपनसेशन देने का स्टाइल थोड़ा हटके है। आई मीन इसको 2 स्लॉट्स में पैसा मिलेगा हर मंथ। कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो कहते जिस दिन इसके साथ हादसा हुआ, इसको इंजरी हुई, तो हम ये देखेंगे कि ये जो डिसेबलमेंट है ना, क्या ये डिसेबलमेंट 28 या उससे ज़्यादा के दिन के लिए है। मतलब इसको ठीक होने में 28 दिन या 28 दिन से ज़्यादा का समय लग जाएगा। अगर तो हाँ, तो फिर जिस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ उसके 15 दिन बाद 16वें दिन क्या है, इसको कंपनसेशन दी जाएगी। हाफ अमाउंट पहले दे दिया, बाकी का हाफ अमाउंट बाकी 15 दिन बाद, समझे। लेकिन सपोज करो इसको जो इंजरी हुई है, जो डिसेबलमेंट हुई है, वो हमको लगता है कि यार ये 28 दिनों से पहले ठीक हो ही जाएगी, तो पता क्या करेंगे, सबसे पहले तो ना 3 दिन वेट करेंगे। ये देखेंगे कि क्या हो सकता है यार अगर 3 दिन में ठीक हो जाए तो, क्योंकि ये तो आप जानते हो ना कि अगर आपकी डिसेबलमेंट 2-3 दिन में ठीक हो रही है तब यहाँ पर एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता पेमेंट करने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर वो ये देखेगा कि क्या पता यार 3 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन सपोज करो वो 3 दिन में ठीक नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जिस दिन उसको डिसेबलमेंट हुई थी उसके 19th डे बाद, क्योंकि 3 दिन बीच में ये भी तो ऐड हो गए ना, तो 19th डे पर क्या है, इसको कंपनसेशन दी जाएगी। इतना क्लियर हुआ। फिर कहते सपोज करो जब इसको डिसेबलमेंट हुई, इसका एक्सीडेंट हुआ, तब इसके एम्प्लॉयर ने ना फटाफट से इसका मेडिकल खर्चा, इसके जो मेडिकल जो एक्सपेंसेस थे वो बेयर कर दिए। तो क्या अब यहाँ पर वो एम्प्लॉयर ये बोल सकता है अरे यार इसका मेडिकल खर्चा मैंने कर तो दिया था, अब कंपनसेशन देने की क्या जरूरत है। तो एक्ट ये कहता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी बात अलग है, कंपनसेशन अलग है। भाई भले ही आपने उसका खर्चा उठा दिया हो मेडिकल, लेकिन कंपनसेशन से आप बच नहीं सकते, कंपनसेशन तो आपको पे करनी ही होगी। इसी पॉइंट के सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है, कहते कि सपोज करो इसको ना पिंकू को ऐसे टेम्पररी डिसेबलमेंट हुई थी जो कि 28 या 28 दिन से ज़्यादा का समय लगना था ठीक होने में। ओके, तो एक्सीडेंट के बाद मतलब 15 दिन बाद क्या है, इसको नवंबर महीने में पैसा मिल गया, नेक्स्ट 15 डेज बाद फिर पैसा मिल गया, ऐसे ही दिसंबर में भी इसको पैसा मिल गया। लेकिन 2024 नया साल इसके लिए खुशियां लेके आया। कैसे, क्योंकि 15 दिन पूरे हुए ही नहीं थे कि ये 6ठे दिन ही ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर तो 15 डेज पूरे ही नहीं हुए, तो अब इसको कंपनसेशन किस हिसाब से दी जाएगी। तो ये एक्ट ये बोलता है कि बस 6 दिन के ही इसको क्या है, मतलब उस हिसाब से ही इसको कंपनसेशन दी जाएगी। अब जो बाकी के दिन जो अब वो ठीक ही हो गए तो उसका पैसा क्यों मिलेगा, है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर वो मान लो 15 दिन पूरे होने से पहले ही ठीक हो गया तो बस जितने दिन की कंपनसेशन बनती थी उतने ही मिलेंगे, बाकी रिमेनिंग के अब पैसे नहीं मिलेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 4 में एक और चीज़ है, कहते हैं कि अगर मान लो एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसका क्रियाक्रम संस्कार तो करते हैं ना, फ्यूनरल, तो उसका जो खर्चा है पहले कहते 2000 रुपये दिया जाता था। किसको, जो भी मान लो इसकी ही डेथ हुई है तो इसका जो भी सबसे एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट होगा ना उसको फ्यूनरल का खर्चा दिया जाएगा। अगर मान लो इसका कोई डिपेंडेंट नहीं है तो कोई तो पर्सन होगा ना जो इसके क्रियाक्रम का खर्चा उठाएगा, तो जो पर्सन खर्चा उठा रहा है ना उसको कम पैसा दिया जाएगा, मतलब उसको खर्चा दिया जाएगा। पहले ना इसकी अमाउंट 2000 रुपीज़ होती थी,
कि जो भी क्रियाक्रम करता था उसको 2000 रुपया दे दिया जाता था, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इसको बढ़ा दिया गया है। अब 5000 रुपीज ऐसा फ्यूनरल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं। सो आई होप आपको सेक्शन 4 क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं सेक्शन 4A के बारे में। 4A बात करता है रिगार्डिंग compensation to be paid when due and penalty default। फ्रेंड्स यहाँ पर पता क्या है कि ये जो पिंकू है ना, ये है एम्प्लॉय, ये हो गया डिसेबल ड्यूरिंग एक्सीडेंट, तो इसका कंपनसेशन का जो अमाउंट है ना वो बनता है 2 लाख रुपए। लेकिन ये जो एम्प्लॉयर है ना, ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, ये कहता है कि एवं 2 लाख रुपए बनते हैं, एम्प्लॉयर कहता है कि 1.5 लाख रुपए अमाउंट बनता है कंपनसेशन का, ये मानता ही नहीं है 2 लाख के लिए। तो एक्ट कहता है कि ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए तो उसको दे। यहाँ पर अब पिंको के पास, एम्प्लॉय के पास ये राइट है कि वो क्या है, फर्दर बाकी बच्चे 50 रुपए के लिए क्लेम कर सकता है। तो फिर जो कमिश्नर है ना, वो ये देखेगा कि क्या सच में और 50,000 रुपए देने बनते हैं। अगर कमिश्नर को लगेगा कि हाँ ये एम्प्लॉय सही बोल रहा है, अमाउंट तो 2 लाख ही पूरा बनता है, तब क्या है, एम्प्लॉयर को फिर इसको बाकी के 50,000 जो रिमेनिंग रह गए थे वो भी देने पड़ेंगे। ये था पॉइंट 1 सेक्शन। सो सेक्शन 4A सब सेक्शन 3 अब ये कहता है कि सपोज करो ये जो एम्प्लॉयर है ना, इसकी लाइबिलिटी बनती थी कि इसको कंपनसेशन पे करनी है, लेकिन इसने पे करी ही नहीं। 1 मंथ हो गया यार, अभी तक इसने इसको कंपनसेशन का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर अब जो कमिश्नर है ना, वो क्या कहेगा इसको कि देख, जो तेरा पैसा देना बनता था जितना सम ऑफ अमाउंट, वो तो तू पे करेगा ही करेगा, साथ में कहता अब 12% इंटरेस्ट भी तेरे ऊपर लगेगा, अब तू वो भी साथ में दे। इसके अलावा जो कमिश्नर है ना, वो इसको फर्दर सम पे करने के लिए भी बोल सकता है 50% तक ऐसा पेनल्टी। क्लियर? तो ये जो इंटरेस्ट का पैसा आया वो एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। अगर मान लो एम्प्लॉय की डेथ हुई है तो उसके डिपेंडेंट को मिल जाएगा, और जो ये पेनल्टी के जरिए पैसा आया था वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। क्लियर? फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।